वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 18 दिन तक, ऑप्शन बी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कुल 18 दिन तक लड़ी गई थी। यह युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माउंट ऑफ द डेड। ये मृतकों का टीला हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बुद्ध ने खालिस्तान में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा सारनाथ में, ऑप्शन डी। महात्मा बुद्ध को बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ। यही सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को सर्वप्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने जन साधारण को अपने उपदेश पाली भाषा में दिया करते थे। अगला प्रश्न है, मुहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1991 ईस्वी में, 1191 ईस्वी। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गौरी को तथा तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला है इल्तुतमिश। यह गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। यह अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया तथा इसकी मृत्यु 1236 में हो गई। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यह खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। यह 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बन इसने सैनिकों के हुलिया लिखने तथा घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की तथा अलाई दरवाजा एवं हजार खंभा महल का निर्माण कराया। शेर शाह सूरी यह बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में 1504 ईस्वी में हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। अकबर यह हुमायूं का पुत्र था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई। इसमें अकबर विजयी हुआ था। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रामानंद को, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। रामानंद को उत्तर व दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के बीच सेतु माना जाता है। भक्ति आंदोलन नवनाद व अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में 5वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मार्तंड वर्मा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। दक्षिण भारत के मार्तंड वर्मा ने
वर्ष 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। अगला प्रश्न है, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिराज उद दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। मिर्जा मोहम्मद सिराज उद दौला वैधानिक से रूप से मुगल साम्राज्य का वैधानिक प्रांत जिसमें वर्तमान से बंगाल है 1756 में वहां का नवाब बना। 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव व सिराज उद दौला के मध्य प्लासी के युद्ध हुआ जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। बांडीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ है। अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य बांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ा। बक्सर का युद्ध जो है ये अक्टूबर 1764 को हुआ। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो तथा मुगल नवाबों के मध्य लड़ा गया जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई तथा बंगाल का राजस्व अधिकार और दीवानी तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व बांग्लादेश अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैसूर, ऑप्शन सी। हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान और वस्तुतः शासक थे। अंग्रेजों के साथ मैसूर के 4 युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान जो हैदर अली का पुत्र था उसने इस युद्ध को जारी रखा। अंततः चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो गई। श्रीरंगपट्टनम जो मैसूर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक मुस्लिम बाग है जिसमें टीपू सुल्तान, उसके पिता हैदर अली और उसकी मां फख्र उल निसा की कब्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप खाली स्थान तक फैला हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हिंद महासागर तक, ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंद महासागर एशिया की दक्षिण में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला हुआ है। हिंद महासागर का अधिकांश भाग पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में आता है। इसके उत्तरी छोर पर भारतीय उपमहाद्वीप है, दक्षिण में अंटार्कटिका, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया है। हिंद महासागर अंध महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर की औसत गहराई 4 किलोमीटर है। कहा जाता है कि इसका यह नाम आज से लगभग 1000 साल पहले उन अरब व्यापारियों ने दिया जो उस समय भारत से व्यापार करते थे। उस समय भारत के बंदरगाह बड़े उन्नत और विकसित थे। व्यापारी पश्चिम के पूर्व और देश और पूर्व में चीन तक व्यापार करते थे। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर युवा महासागर है। उसने केवल 3.6 करोड़ वर्ष पहले ही अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? शीत ऋतु में पवन भूमि से महासागर की ओर बहती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। शुष्क मृदा जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हैं का एक इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा स्थूल घनत्व, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वाराणसी।
ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आलू को, ऑप्शन डी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 1985 ईस्वी में इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुभारा राष्ट्रीय उद्यान, जलधारा, जलपारा नेशनल पार्क और बक्सा टाइगर रिजर्व आदि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हरियाणा में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है, जबकि गोवा, बिहार, गुजरात आदि सभी राज्यों में जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है? आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण हो जाएगा ऑप्शन प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय। जब सूर्य की किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती है तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास तक पहुंचता है। शेष रंगों का मार्ग में प्रकीर्णन हो जाता है और इसी कारण सूर्य में हमें लाल दिखाई पड़ता है। हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप आकाश में नीला दिखाई देता है, अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के बहुत से प्रावधान अनेक देशों से लिए गए हैं। अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती अनुसूची, संसदीय विशेषाधिकार, कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति, विधान प्रक्रिया, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा का निर्माण 6 दिसंबर 1946 को किया गया। भारत के संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। उसी दिन पारित हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू यह हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य खालिस्तान सुरक्षित करना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य की संकल्प प्रस्तावना बनी। प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य, आदर्श, लक्ष्य इत्यादि निहित है। यद्यपि ये कानून लागू नहीं होती है किंतु संविधान के अनुच्छेदों को परिभाषित करने में इसकी सहायता ली जाती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 29, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग को केवल भाषा, जाति, धर्म या संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश नहीं
प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 21 में है 21 अनुच्छेद 21 में हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 क में हो जाएगा 21 क में राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अर्धसंघीय संरचना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आयरलैंड का संविधान से, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इनका मुख्य कार्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गहरा नीला है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। सम्राट अशोक के शिलालेख पर एक चक्र बना हुआ है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह धर्म चक्र का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है, जिसमें 24 तिलियां हैं। इसकी 12 तिलियां मनुष्य को बुद्धत्व अर्थात मनुष्य के अविद्या से दुख और 12 तिलियां अरिहंत अर्थात दुख के निर्वाण की अवस्थाओं का प्रतीक है। इस चक्र का रंग तिरंगा में गहरा नीला दर्शाया गया है। इस चक्र को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खालिस्तान की समानता का वचन देता है। राइट आंसर इसका भारतीय संविधान के विभाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक हैसियत, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा को प्रोत्साहन करना है। सर्व शिक्षा अभियान 55A 2001 में एजुकेशन फॉर ऑल के मोटो से शुरू किया गया। संविधान के 86वें संविधान संशोधन से 2002 में शिक्षा को मूल अधिकार में अनुच्छेद 21A शामिल किया गया है। साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल कर्तव्यों में भी शिक्षा के अधिकार के समायोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कृषि क्षेत्र, ऑप्शन डी। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि कृषि पर देश की 60% से अधिक आबादी निर्भर करती है। कई उद्योग कृषि पर निर्भर हैं। अगला प्रश्न है, किसानों को अपनी कॉफी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफी बोर्ड निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कॉफी ब्लॉकचेन, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर। कॉफी बोर्ड ने उत्पादों को अपनी उपज के लिए बेहतर से कीमत खोजने में सक्षम बनाने के लिए कॉफी बोर्ड ने कॉफी ब्लॉकचेन ऐप से लॉन्च किया है, जिसे इको सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के समन्वय से विकसित किया गया है। इनसे कॉफी उगाने वाले से किसानों का उत्पादन लाभ में बढ़ोतरी और पर्यावरण से संबंधित जानकारी मिलेगी। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बंगलौर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा महिलाओं की शिक्षित करना, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार से 1991 के दौरान से प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा PV नरसिम्हा राव थे, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इन्होंने 1991 में 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चावल और चीनी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से कौन सा
भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोधक क्षेत्र है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोधक क्षेत्र से प्राथमिक क्षेत्र से हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, खाद्यान्न कार्य आदि किए जाते हैं। भारत की 60% से ऊपर जनसंख्या किसान है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग, मशीन कार्य, चीनी मिल आदि के क्षेत्र आते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होते हैं। तृतीय क्षेत्र सेवा से संबंधित होते हैं, बीमा सेवा, बैंकिंग से कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आदि। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में श्रम अवरोधक से ज़्यादा है, किंतु जीडीपी में तृतीय क्षेत्र सेवा का योगदान ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। दुग्ध कृषि या डेयरी उद्योग से या दुग्ध उद्योग से ये सब कृषि में आते हैं। 13 जनवरी 1970 को डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। यह 3 चरणों में भारत में चलाई गई, 1970 से 80, 1980 से 85, 1986 से 96 तक। एम एस स्वामीनाथन से इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नई कृषि नीति भारत में 1967 से 68 में लागू की गई, जिसमें फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, जिसमें अधिक उपज वाले बीजों को बोया गया। बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था में मजबूती लाने के लिए इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मानव पूंजी में निवेश से तात्पर्य है कि मानव का सर्वांगीण विकास करना। इसके अंतर्गत मानव की शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य की देखरेख से करना, मानव को कौशल प्रशिक्षण देना। किसी भी देश की सतत अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है कि मानव पूंजी में निवेश ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। अगला प्रश्न है, भारत के अकॉर्ड ग्रुप से और से ओमान के तेल और गैस मंत्रालय निम्नलिखित में से किस देश में तेल रिफाइनरी बनाने के लिए $3.85 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न है, पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गैसीय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऊर्जा, ऑप्शन डी। किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कोई वस्तु नहीं है, यह केवल हमारी स्टेमिना की पहचान है। शक्ति किसी कर्ता द्वारा प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को उस कर्ता की शक्ति कहते हैं। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान एम तथा वेग भी के गुणनफल से के मान को संवेग कहते हैं। P = m × v। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में आमतौर पर निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अक्रिय नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिजली के बल्ब में आमतौर पर अक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑर्गन गैस को भी बल्ब में भरा जाता है। अक्रिय नाइट्रोजन गैस बल्ब के तापमान को स्थिर रखती है। यह अज्वलनशील गैस है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक से रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रोटियम से ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आइसोटोप, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन आहार को प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटीन है जो
वृद्धि और मरम्मत के लिए, हमारे शरीर के मरम्मत के लिए हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। यह शरीर के ऊतकों के निर्माण खंडों में से एक है और ईंधन स्रोत के रूप में भी काम करता है। यह शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक घटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन ए। मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह मस्तिष्क में रहती है। यह हार्मोन को उत्पादित करने वाली ग्रंथियों को हार्मोन उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय जो है हमारे शरीर की एकमात्र अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि, इससे स्रावित हार्मोन पीनियल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन मेटालेनिन 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 पीनियल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन मेटालेनिन हमारी निंद्रा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? राइट आंसर इसका हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1912 ईस्वी में। बंगाल से अलग करके अलग राज्य बिहार बनाने की घोषणा 1911 में हुई, लेकिन स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ है, 22 मार्च 1912 को। अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन चौबौलीपुर पटना में 1912 ईस्वी में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह मुघोलकर थे। इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सातवाहन च नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन से काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। ये दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मत्स्य, ये हो जाएगा मत्स्य विराटनगर। कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। सूरसेन, सूरसेन हो जाएगा मथुरा। अष्टमक हो जाएगा पोतन। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मलिक सरवर ख्वाजा, जहां माला ये सही नहीं है। आगे राणा हमीर, मेवाड़ शासक जो राणा हमीर थे मेवाड़ के थे। राणा चुंडा मारवाड़ के और मलिक से राजा फारूकी खान देश के थे। अगला प्रश्न है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अबुल हसन कुतुब शाह थे, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। अगला प्रश्न है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आल की स्थापना की? राइट आंसर इसका हो जाएगा लाहौर, ऑप्शन बी। राजा रंजीत सिंह ने लाहौर स्थान पर अदालत आला की स्थापना की। राजा रंजीत सिंह पंजाब प्रांत के राजा थे। वे शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और पश्चिम की ओर खदेड़ दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा हैदर अली, ऑप्शन बी। 1755 में डिंडीगल से मैसूर में हैदर अली ने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। हैदर अली की मृत्यु वर्ष 1782 ईस्वी में।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुई थी। उसके बाद ही युद्ध के बागडोर से हैदर के पुत्र टीपू सुल्तान ने संभाली और उनकी मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वर्ष 1799 में हो गया। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रागमाला, रागमाला हो जाएगा पुंडरीक विठल, पुंडरीक विठल द्वारा चरित्र ग्रंथ है। इनके अन्य ग्रंथ सद्राग, चंद्रोदय, राग मंजरी आदि है। रस कौमुदी, रस कौमुदी हो जाएगा श्रीकंठ द्वारा रचित, श्रीकंठ द्वारा रचित ग्रंथ है। राग विबोध, राग विबोध हो जाएगा सोमनाथ के द्वारा लिखित राग तत्व विबोध ग्रंथ है। इन्होंने कुल 22 श्रुतियां मानी। इन्होंने 7 शुद्ध और 15 अशुद्ध स्वरों का वर्णन 23 मेलों के अंतर्गत किया। चतुर्दंडी, चतुर्दंडी हो जाएगा ये वेंकटरमन द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला इसमें कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए। अगला प्रश्न है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, ये सही नहीं है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं का निर्माण से अशोक के शासनकाल में हुआ। इन पर सामान्य अशोक के शासनकाल का लेख खुदा हुआ है। इस लेखों की कालावधि 322 से 185 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। बराबर की गुफाएं जहानाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जोंक नदी जो है ये गंगा नदी का हिस्सा नहीं है। जोंक नदी रायपुर के पूर्वी क्षेत्र का जल से लेकर शिवरी नारायण के ठीक के विपरीत दक्षिण तट पर महानदी में मिलती है। अर्थात इस प्रकार विकल्प डी जोंक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ईडेफिक, ईडेफिक हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ईडेफिक हो जाएगा मृदा से संबंधित है, ऑप्शन इसका ए। क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक जो है मौसम या जलवायु से संबंधित है। बायोटिक, बायोटिक जैविक घटक में पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित हैं। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी हो जाएगा ग्रह विज्ञान की शाखा है जिसमें पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह की सतह के आकार व आकृति का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दाचीग्राम ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पापीकोंडा, पापीकोंडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सरिस्का, सरिस्का हो जाएगा राजस्थान। और बांदीपुर कर्नाटक हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तुलबुल परियोजना भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजना में से एक है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के बारामूला जिले में झेलम नदी पर स्थित है। बारामूला जिले में झेलम नदी पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा में स्थित नहीं है। केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में है, झांसी यूपी में है। अंतर्राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र ये नैरोबी हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल
टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सतलज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जर्मनी। नॉर्मेंडी जो है ये जर्मनी की जगह फ्रांस में हो जाएगा। करागांडा कजाकिस्तान में हो जाएगा। क्रिबोई रोग यूक्रेन और पायरेनीज फ्रांस में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राजस्थान, राजस्थान 10 सीट, राजस्थान राज्य से राज्यसभा में 10 सीटें राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती है। गुजरात, गुजरात राज्य से राज्यसभा में 11 सीटें गुजरात का प्रतिनिधित्व करती है। कर्नाटक, कर्नाटक राज्य से 12 सीटें राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। पंजाब, पंजाब राज्य से 7 सीटें। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा धन विधेयक, ऑप्शन डी। धन विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक के बारे में दिया गया है कि इसके अंतर्गत धन विधेयक से कर लगाना, कम करना या बढ़ाना, उसको नियमित करना या उसमें कोई परिवर्तन करना होता है। भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, नियमित कर या किसी अधिभार में कोई परिवर्तन करना हो, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन देना या लेना हो, भारत की संचित निधि से किसी व्यय के लिए धन से दिया जाना हो। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये गलत है किंतु आर सत्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नियंत्रण व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा दिव्यांग व्यक्तियों से, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण से विभाग डिपार्टमेंटल ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी का राष्ट्रीय व्यापी महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 3 दिसंबर 2015 को हुआ। 3 दिसंबर 2015 को हुआ है। विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई थी। यह अभियान से विकलांगता के सामाजिक मॉडल से के सिद्धांत पर आधारित है। अभियान का दृष्टिकोण से एक समावेशी समाज की परिकल्पना है जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों की प्रगति और विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। अगला प्रश्न है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2004 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध ये हो जाएगा सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री वाणी योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2020 को हुई। इसको पूरे भारत में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत के हर एक स्थान पर इंटरनेट से कनेक्टिविटी की सुविधा, सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा प्रदान करना, फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स का विकास करना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा
अगस्त अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। ये दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तकनीकविद एवं नौकरशाह, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा वर्ष 2010 में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण स्वरोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मनरेगा, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदापाली से की गई। इस समय यह देश के सभी जिलों में लागू है। यह भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस योजना के तहत चयनित परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन की अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण से वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा द्वितीय अवस्था को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्कर लुइस द्वारा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा परिवार नियोजन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत पूरक पोषक टीकाकरण तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित है। समन्वित बाल विकास योजना वर्ष 1975 में केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर शुरू की गई है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाले माताओं को पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार, बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव से डालना, बाल मृत्यु दर से कुपोषण और स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच तथा कार्यान्वित में कारगर से तालमेल, स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षा की समुचित व्यवस्था करके माताओं के बच्चों के स्वास्थ्य व पोषाहार संबंधित आवश्यकताओं की देखरेख की क्षमता बढ़ाना इसके उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना प्रतिपादन किया गया। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट ई पार्क, ऑप्शन ए हो जाएगा। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि? सही उत्तर इसका हो जाएगा श्वसन दर का ह्रास, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पराशरण के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जिप्सम में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन से निर्धारण से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नीला हरा सवाल, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्पर्म व्हेल, ऑप्शन इसका हो जाएगा। ब्लू व्हेल विश्व का सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है।
स्पर्म व्हेल दांत वाली व्हेल में विशालतम व्हेल है। अगला प्रश्न है बाटुलिज्म है। बाटुलिज्म क्या है? राइट आंसर का भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है फेफड़ों में गैसीय विनिमय विनिमय का स्थल है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी अल्वियोलाई। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी। मेड्यूला अधिवृक्क ग्रंथि का भाग है, मस्तिष्क का नहीं, जबकि सेरिब्रम हाइपोथैलेमस तीनों मस्तिष्क के भाग हैं।